कीजिएगा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर आइएगा जरूर, जहां पर आप खबर पढ़ेंगे भी, देखेंगे भी और उसको शेयर करके दुनिया भर तक और अपने दोस्तों तक, अपने सर्कल तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। और 9:40 पर हस्बे वादा आज भी फोन लाइन्स हमारी खुलेंगी इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी बात को रखेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और उस आवाज को हुकूमत तक पहुंचाने में हम आपकी मदद करेंगे, आपको ताउन करेंगे ताकि आपके मसाइल मसले जो है वो किसी न किसी तरीके से हल भी हो सके। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से। आप सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज के दिन की क्या कुछ खासियत है, यानी माजी में क्या कुछ हुआ है और माजी को याद करना यानी मुस्तकबिल के लिए राहें हमवार होने की जमानत होती है। इसलिए माजी को याद कीजिएगा कि हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ है, क्या चीजें हम सबक ले सकते हैं वहां से। वो सबक पहला आज पढ़ाएंगे गौहर कुछ है। शुक्रिया इशफाक। तो प्रोग्राम की शुरुआत में हम पहले आज के दिन के हवाले से बात करेंगे, यानी कि तारीख में आज के दिन क्या कुछ हुआ है। 2 नवंबर के दिन क्या कुछ हुआ है आज ही के दिन आलमी सतह पर। आज ही के दिन अगर हम बात करेंगे 2 नवंबर 1963 में वियतनामी सदर निगुदम वेंग एक बगावत में मारे गए। उनकी मौत हुई है एक बगावत के दौरान। और साल 1841 में 2 नवंबर को दूसरी अफगान जंग का आगाज हुआ है। और आज ही के दिन 2 नवंबर 1920 में अमेरिका में तिजारती रेडियो स्टेशन ने बाकायदा नशरियात का आगाज किया है। और आज ही के दिन साल 1982 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ज्वाइंट कमीशन बनाने पर इत्तेफाक हुआ है, यानी कि वो 2 नवंबर तारीख थी। 2 नवंबर 1982 में दोनों मुल्कों के दरमियान ज्वाइंट कमीशन बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। और आज ही के दिन 1950 में नोबेल अवार्डी जॉन बर्नार्ड शॉ 94 साल की उम्र जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 94 साल की उम्र में उनकी वफात हुई है। और साल 1958 में आज ही के दिन यानी कि 2 नवंबर मौजूद सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा को जलावतन कर दिया गया है। और आज ही के दिन साल 2004 में 2 नवंबर जॉर्ज बुश दूसरी मरतबा अमरीकी सदर मुंतखब हुए। तो ये तारीख में आज के दिन के हवाले से कुछ अहम वाक़ात थे जो हमने आपके सामने रखे हैं। अब प्रोग्राम की शुरुआत बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जी खबरों की शुरुआत करते हैं और आज ज़रा बात करते हैं सीधे से हम नौजवानों की। सबसे पहले क्योंकि अक्टूबर का महीना रुखसत पजीर हमसे हुआ है और हर माह हमारी ये कोशिश रहती है उन सभी रिपोर्टों को खंगाला जाए जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से होता है, मुल्क से होता है कि किस तरीके की सूरत हाल जो है वो बन रही है। मुल्क की सूरत हाल थोड़ी देर में हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे, लेकिन जब हम यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं जहाँ पर हर पल और हर वक्त ये बात सामने रखी जा रही है कि एक नए अज़म के साथ, एक नए इरादे के साथ जम्मू कश्मीर को ऊंचाइयों की चोटियों पर लिया जा रहा है, वहीं पर नौजवानों के लिए इंतहाई मायूस कुन खबर से शुरुआत कर रहा हूं। और यह खबर क्या कुछ है? खबर CMI की रिपोर्ट सामने आई है, यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बापते अक्टूबर माह अक्टूबर की सामने आई है। और इस रिपोर्ट ने सभी शरह को एक बार फिर पीछे कर दिया है। अक्टूबर की रिपोर्ट सामने आई और उसमें बेरोजगारी की शरह जम्मू कश्मीर की जो बताई गई है वो 22.2% रिकॉर्ड की गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर शरह जो है वो 22.2% रिकॉर्ड की गई है। ये इंतहाई अहम खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि इस खबर का ताल्लुक जो है वो नौजवानों से है और नौजवानों की बात करना इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत भी है। और ये बात याद रखिएगा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हर माह रिपोर्ट आती है और CMI की जो रिपोर्ट होती है ये दरअसल वो रिपोर्ट होती है कि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ ज़ावियों पर जो सर्वे किए जाते हैं उन सर्वेयों का क्या हाल है। और उसमें जब आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर ने एक बार फिर बेरोजगारी की शरह में जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। मुल्क भर के अंदर 22 जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के साथ इसका मुकाबला किया गया तो 22.2% जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो पाई गई है बेरोजगारी की शरह। 30 दिन का डाटा जो 30 डे मूविंग एवरेज है, सर्वे जो किया गया अक्टूबर के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें यह रिपोर्ट सामने आई कि बेरोजगारी की शरह जो है वो 22.2% है। और ये तीसरा रिकॉर्ड किया गया है, यानी ये तीसरी रियासत ऐसी होगी जहां पर इस तरीके से हाईएस्ट
पैमाने पर बेरोजगारी की शरह जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। और याद रखिएगा कि 2021 के आगाज में हमारे पास हालात थोड़े से बेहतर थे, लेकिन जब आप इसको और थोड़ा पीछे देखेंगे, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हमारे पास 2021 के अंदर थी वो 21.9% थी। उसके बाद ये मजीद नीचे चली गई, फरवरी के महीने में ये 14.2% थी। मार्च आते आते कहा गया कि 9.5 है, लेकिन मार्च के बाद एक बार फिर उछल कूद इस ग्राफ के अंदर शुरू हुआ। अप्रैल के अंदर आते आते 14.4% ये चली गई। मई के अंदर ये रिकॉर्ड की गई 11.9%, और फिर जून के अंदर थोड़ी सी बेहतरी इसमें देखने को मिली जब 10.6% देखने को मिली, लेकिन उसके बाद बतदरीज इसने बढ़ना शुरू किया है और अब 22.2% माह अक्टूबर की हमारे पास एवरेज, रूटीन एवरेज जो है वो सामने आई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज पर CIME जो है ये कहा जा रहा कि जनाब जनवरी के मुकाबले में ये थोड़ा सा डिक्लाइन आपको जरूर नजर आएगी, लेकिन सितंबर और अक्टूबर को जब आप देखेंगे तो नेशनल एवरेज के एतबार से हमारे पास ये ज्यादा है। एक तरफ से तो ये है, और दूसरी तरफ से मिनिस्ट्री फॉर स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन MOSPI, ये स्टैटिक डाटा भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी। इनकी तरफ से जो डाटा दिया गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर का, इसमें लद्दाख को भी इनकी तरफ से जोड़ा गया है, तो ये कहा गया जी हाईएस्ट है। यानी ये गैर सरकारी CMI, सरकारी तौर क्या है MOSPI। इनका क्या मानना है जी? इनका मानना है कि 17.8% जो है वो अक्टूबर से देखी गई है जी, और ये रेट जो है ये बतदरीज बेहतर भी हुई है नेशनल एवरेज के मुकाबले में। जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब आसार जो है बेरोजगारी के खत्म होने के वो नजर आ रहे हैं, ये MOSPI की तरफ से कहा गया है। और अब जब आप इसको और खंगालेंगे, जो नेशनल स्टैटिक ऑफिस NSO की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट जो आई थी पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे PLFS की तरफ से, और तीसरा क्वार्टर की जो रिपोर्ट सामने आई थी साल 2020 की, उसमें भी इस बात का खुलासा पेश किया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे हाईएस्ट जो है वो जनाब बेरोजगारी की शरह है, और ये बेरोजगारी की शरह NSO की रिपोर्ट ने भी दर्ज की थी, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि किस किस रियासत के अंदर क्या कुछ है। और अब जब ये हम बात आपके सामने रख रहे हैं तो NSO की जो सर्वे रिपोर्ट हुई थी, वो जो सर्वे हुआ था वो तकरीबन 231 गांवों के अंदर हुआ था, रूरल एरिया जम्मू कश्मीर के अंदर। कमोबेश 8,900 लोगों के साथ उनका सर्वे हुआ था, 1400 घरों का उन्होंने सर्वे किया था, 175 ब्लॉक्स के अंदर वो अर्बन एरियाज के अंदर चले गए थे, और वहां पर अर्बन और रूरल एरियाज का पूरा डाटा कंपाइल करने के बाद NSO की तरफ से ये रिपोर्ट भी सामने आई थी। तो ये तो खुलासा है जनाब कि 22.2%, थोड़ी सी बेहतरी अगर आप इसको देखेंगे तो जरूर है, लेकिन जो बेहतरी होनी चाहिए थी दीगर रियासतों के मुकाबले में वो यहां पर नजर आती हुई नजर नहीं आ रही है। वादे अपनी जगह, बातें अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि CMI की रिपोर्ट आज सामने आई है और 22.2% अक्टूबर के महीने में बेरोजगारी की शरह जो है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी है। सीधे बात करेंगे जी, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब ने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम ये बात करते हैं बेरोजगारी की शरह के हवाले से, तो रिपोर्ट्स हर माह सामने आती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक आज़ाद इदारा है, इस पर आप डेफर भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक्स सामने आए हैं और नेशनल एवरेज भी सामने आया है, कंज्यूमर इंडेक्स सामने आया है। सब चीज़ें खंगालने के बाद पता लग रहा है कि सूरत हाल ज़्यादा बेहतर हमारी अभी भी नहीं हो पा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। वाकई गौर साहब आप सही कह रहे हो, इस तरह की रिपोर्ट आना और आपका भी जो रहता है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जम्मू कश्मीर की नोटिस करते हो, उनको सामने लाते हो। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन LG साहब भी इसको देखेंगे और सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर को ट्रैक के ऊपर लाने के लिए, लेकिन बदकिस्मती रहती है, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। जैसे कोविड में 2 साल से हम लोग उसी में जम्मू कश्मीर भी जूझ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला टाइम बेहतर होगा। सरकार की तरफ से बहुत कुछ प्लान किया जा रहा है यूथ के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए, और सारी चीज़ें अच्छी होंगी। थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा, और हाल ही में और भी एडवर्टाइजमेंट्स जॉब्स के लिए हुई हैं और भी बहुत सारे नए रास्ते खोले जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए, और जब ये सारी चीज़ें एक साथ सामने आएंगी तो इन चीज़ों पर कंट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको नहीं लगता कि डॉक्टर साहब एक जामिया हिकमत अमली की ज़रूरत है इस वक्त जब हम बात करते हैं बेरोजगारी की, क्योंकि
सरकारी आंकड़ा ये बता रहा है कि जनाब जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और हायर एजुकेशन लेकर है वो भी एक बहुत बड़ी तादाद है जी, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर हमारे पास रजिस्टर है। एक तरफ से वो है, दूसरी तरफ से प्राइवेट सेक्टर का न होना एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है, और शायद ये जल्दी जल्दी में हो जाए मुस्तकबिल के अंदर, ये अभी भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। और तीसरा ये कि सरकारी महकमों के अंदर पोस्ट हमारे खाली है लेकिन खजाना खाली पड़ा है, और उस वजह से भी एक बड़ी तफावत जो है वो सामने आ रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन चीजों को सरकार की तरफ से, सेंट्रल हाई कमान की तरफ से और हमारे ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए जिस हालात में इस टाइम पे जम्मू कश्मीर है और जैसी कंडीशंस यहाँ पे चल रही हैं, आपके से बहुत सब कुछ छुपा हुआ नहीं है, लेकिन उन सभी चीजों को एक साइड पे भी ठीक करना, जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में भी सोचना, यूथ के बारे में भी सोचना, बहुत सारे मल्टीपल टास्क हैं जिसको सरकार लेके चल रही है। और एलजी साहब के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ चुकी हैं, बहुत सारा प्रेशर उनके ऊपर है, सारी चीजें वो देख रही हैं, उनकी नजर में हैं सारी चीजें। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त जब एलजी साहब को मिलेगा और जो चीजें वो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं और ये सारी चीजें प्रॉपर ढंग से ठीक की जाएंगी। मानता हूँ आपकी बात कि जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ऊपर चली गई है, यूथ परेशान है हमारा, और ये चीजें सरकार सोच रही है, सेंट्रल हाईकमान भी सोच रही है। लेकिन डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, देखिए जब ये कहा गया था कि ये 370-35 से जी खत्म हो गया, एक बड़ी मुश्किलें हैं जी, इस वजह से काम नहीं हो पा रहा है। इस बीच बदकिस्मती है कि एक चीज़ सामने है कोविड, लेकिन कोविड के बावजूद भी जब मैं दीगर रियासतों के अंदर देख रहा हूँ, पंजाब अपनी नेबरिंग स्टेट है वो अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू किए हुए हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा मीटिंग्स को देख रहे हैं और अमली कदम बहुत कम देख रहे हैं। पब्लिसिटी स्टंट बहुत ज़्यादा हो रहा है और अमली मैदान में बहुत कम है, तालमेल का फुकदान है, और उसकी वजह से बड़ी चीज़ें जो है वो मुश्किल में पड़ रही हैं। और ये बेरोजगारी का मामला, जहाँ 50,000 नौकरियों का वादा बीजेपी की तरफ से किया गया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और आज आते आते 20,000 10,000 तक भी आंकड़ा कहीं नहीं पहुंच रहा, और यहाँ से हर साल हज़ारों की तादाद में लोग पास आउट होकर बाहर आ रहे हैं और आगे रास्ता कुछ भी नहीं है। तो ये इस संगीन सूरत हाल से निपटने के लिए ये कहना कि ना एलजी साहब काम करिए, आपको नहीं लग रहा कि मरकजी हुकूमत ने एक पॉजिटिव अप्रोच अडॉप्ट करना होगा कि किस तरीके से इस मसले से हल की निपटा जाए? नहीं देखिए और सब 50,000 जॉब्स का जो हमने कमिटमेंट किया था, हम उससे ज्यादा जॉब्स देंगे जम्मू कश्मीर के यूथ को, मैं आपको चीज क्लियर कर दूं। लेकिन हाल ही में जो चीजें हो रही हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर जिस राह पे चल रहा है, उन चीजों को भी कंट्रोल करना, और सेंट्रल हाई कमान का जो कमिटमेंट है जम्मू कश्मीर को लेके, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने कही हैं और बहुत आगे का सोचती है सेंट्रल हाई कमान, हमारे प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम। वो सारी चीजें जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होंगी। जम्मू कश्मीर में वाकया दरवाजे खोले जाएंगे जॉब्स के लिए, यूथ के लिए, वो चीजें सारी पाइपलाइन में चीजें हैं और वो चीजों का थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। और बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में सरकार भी नहीं है अभी हमारी। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इलेक्शन भी जल्दी होंगे, बहुत मौसम जम्मू कश्मीर का बदलेगा, और जब आवाम की चुनी हुई सरकार सामने आएगी तो ये चीजों में और थोड़ी रफ्तार बढ़ेगी, चीजें ज्यादा तेज सामने आएंगी, और जो एक कमिटमेंट है सरकार का, सेंट्रल हाई कमान का, वो कहीं ना कहीं हम पूरा करने में कामयाब भी होंगे। क्योंकि सेंटर की नीयत, हमारी प्रधानमंत्री साहब की नीयत बहुत साफ है जम्मू कश्मीर को लेके, यहाँ के यूथ को लेके, डेवलपमेंट को लेके, हर चीज को लेके। तो वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो रुकावटें आती हैं वो आ रही हैं, वो बहुत जल्दी क्लियर होंगी, चीजें सामने आएंगी, और जो हमारा एक वादा है आवाम के साथ वो हम पूरा भी करेंगे। ऐसी कोई बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब हमारे से ज्वाइन करने के लिए। कह रहे हैं कि जो वादा जो है वो बहुत जल्द जी पूरा किया जाएगा, और जो मरकज की तरफ से कहा गया कि सरकारी नौकरियां फराहम की जाएंगी, रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, वो बहुत जल्द होगी। लेकिन फिलहाल हर माह गुजर रहा है और हर माह के आखिर पर और इब्तिदा पर हम कोशिश करते हैं कि सीएमआई क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि ये वो इदारा है जो पूरे मुल्क के अंदर सर्वे करता है और पूरे मुल्क का आईना हमारे सामने रख देता है। और इस बार शरह जो हमारी है वो 22.2% रिकॉर्ड की गई है। ये तो जनाब हमारी पहली खबर थी। बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा आपको एक और खबर की ओर भी लिए चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्टूबर का महीना अख्तिताम पजीर हुआ है और अक्टूबर का हिसाब किताब भी बताना अपने नाजरीन को जरूरी है। इसलिए जरा आंकड़ों को जरा देखिएगा कि हलाकत खेज अक्टूबर किस तरीके से गुजरा है। जी हाँ, माह अक्टूबर के दौरान तकरीबन 45 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी शामिल हैं और साथ ही साथ आम शहरियों की भी हलाकत हुई है। माह अक्टूबर की अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 45
जो है 45 अफराद की हलाकत हुई है, जिनमें से एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन के दौरान 12 फोर्सेज एहलकार भी शामिल है। और साथ ही साथ इनमें से अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा बट्टा दुनिया इलाका है, जहां पर 9 फोर्सेज एहलकार जामबाग हुए हैं। और ऑपरेशन के दौरान जो पूरी वैली में चले हैं ऑपरेशन, एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन, उसमें कमांडर समेत तकरीबन 20 मिलिटेंटों को भी हलाक किया गया है। और अक्टूबर के महीने में तकरीबन 13 शहरी जो है वो जामबाग हुए हैं। उनमें से 5 अक्टूबर के बाद जिस तरह से वादी के अंदर शहरी हलाकत हो, चाहे जो आम लोकल वादी के हैं और साथ ही साथ जो बीनू रियासतों के शहरी हैं उनकी भी हलाकत हुई हैं। और 13 ऐसे शहरी हैं जिनकी हलाकत हुई हैं। नॉन लोकल्स के साथ साथ लोकल्स की तादाद जो है वो 13 है माह अक्टूबर के दौरान। उनमें से अगर हम बात करेंगे तो छतबल श्रीनगर का जो बटमालो इलाके में एक शहरी की जो PDD एम्प्लॉय है उसकी मौत हुई है। छतबल इलाके में एक शहरी को भी निशाना बनाया गया, वो भी इसमें शामिल है। और माखनलाल बिंद्रू वो भी है। और स्कूल टीचर और प्रिंसिपल सुपिंदर कौर वो भी इसमें शामिल है। और साथ ही साथ जो बिहार और यूपी के शहरी हैं वो भी इन हलाकतों में शामिल है। साथ ही साथ बांडीपुरा का एक शहरी जो ड्राइवर पेशे से था वो भी इसमें शामिल है। अनंतनाग में भी एक लोकल जो है और वो भी इन शहरी हलाकतों में, यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करेंगे तो तकरीबन 13 शहरी जो है वो जामबाग हुए हैं इस अक्टूबर के दौरान। माह अक्टूबर इंतहाई खूनैन महीना गुजर चुका है और यहाँ पर 45 लोगों की मौत वाक़या हुई है। और जब आप 45 के फिगर्स को देखेंगे तो उसमें 12 सिक्योरिटी के जवान, उसके साथ साथ 13 सिविलियन और बाकी मानदा मिलिटेंट जो है वो मारे गए। और इसी मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान जहां पर हमने आपको कहा कि 12 सिक्योरिटी के जवान जो है वो मारे गए जम्मू कश्मीर के अंदर, वो उसी में अंडर ट्रायल मिलिटेंट जो था जिस पर मुकदमा चल रहा था जिया मुस्तफ़ा, वो भी मारा गया बट्टादुरिया इलाके के अंदर। तो ये जनाब दूसरा आंकड़ा था जो बड़ा इंपॉर्टेंट था माही अक्टूबर के हवाले से कि किस तरीके से अक्टूबर का महीना निकला है। ऑपरेशंस के दौरान कितने मिलिटेंट मारे गए, टॉप मोस्ट कमांडर्स मारे गए, लेकिन सिविलियन कैजुअलिटीज भी अक्टूबर के महीने में जो है वो देखने को मिले। तो कुल मिलाकर 45 लोगों की मौत वाक़या हुई। अब बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा जब एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस की चल रही है तो फटाफट से आपको एक और बड़ी खबर की ओर भी लिए चलते हैं। और खबर आपको बताते हैं कि इस वक्त ऑपरेशन जहां गुलमर्ग सेक्टर के अंदर चल रहा है, वहीं पर पुंछ का इलाका जहां पर आज भी ऑपरेशन 20वें दिन में दाखिल हुआ है, लेकिन राहत भरी खबरें भी वहां से आना शुरू हो गई हैं। जी हाँ, जहां बट्टादुरिया इलाके में ऑपरेशन तकरीबन 21 दिनों तक चलता रहा। ऑपरेशन अगर जो खत्म किया गया लेकिन वहां पर निगरानी लगातार जारी रहेगी। 21वें रोज, आज 22वें रोज वहां पर जो पाबंदियां लगाई गई थी, चाहे ट्रैफिक की बात करेंगे, जो जम्मू पूंछ हाईवे है उसको वो भी हटा दी गई है। साथ ही साथ जो मकामी लोग हैं वहां के, उन्हें भी काम करने की इजाज़त दी, वो खेतों में काम कर सकते हैं इस सिलसिले में। लेकिन लोगों से ये भी अपील की गई है इस दौरान कि अगर किसी भी मुश्तबा शख्स की नकल हरकत देखी गई तो पुलिस को इत्तला करे। उसके साथ साथ ही ऑपरेशन को, ये जो ऑफिशियल खबर है कि ऑपरेशन को फिलहाल ख़त्म किया गया है, लेकिन वहाँ पर निगरानी ज़रूर रहेगी जहाँ पर ये चल रहा ऑपरेशन उस जंगल के अंदर। और साथ ही साथ अगर हम सयाहती मकाम गुलमर्ग की बात करेंगे तो गुलमर्ग के अंदर कल वहाँ पर ऑपरेशन महासरा जो है वो शुरू किया गया है, मिलिटेंट ऑपरेशन शुरू किया गया है, क्योंकि खबर मिली थी कि वहाँ पर नकल हमल जो मुश्तबा अफराद है उनकी नकल हरकत देखी गई। उसके बाद ही एक वसी इलाके को महासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई कल से ही शुरू की गई, जो अभी भी जारी है। गुलमर्ग के लाइन ऑफ कंट्रोल इलाके के अंदर, जो जिला बारामूला के अंदर नॉर्थ कश्मीर के अंदर पड़ता है, बट्टा पथरी इलाका, वहां पर इस वक्त कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन रात देर के शुरू किया गया था। और माना गया है कि एक सिक्योरिटी प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत ये पूरा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। लेकिन बट्टादुरिया इलाका जो मेंढर सब डिवीजन के अंदर है, पुंछ जिले के अंदर है, वहां पर ऑपरेशन जो है वो ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया। जो कॉर्डन लगाया गया था वो हटा दिया गया। ताहम सर्च ऑपरेशन यहां पर आज भी सुबह से लगातार चल रहा है। यानी जो पाबंदियां आयद की गई थी, रास्ते बंद किए गए थे, अंदर बाहर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, उसे आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म कर दिया गया। लेकिन सर्च इस पूरे ऑपरेशन का जो है वो 21-22 किलोमीटर का जो जंगल का एरिया है वहां पर कंटिन्यूसली सर्च ऑपरेशन जो वो चलाया जा रहा है। और आज ऑपरेशन का 20वां दिन भी बताया जा रहा है। बढ़ते हैं जी आगे। बात जब ऑपरेशंस की हो रही है तो आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और बड़ा फैसला लिया है और अब एक और ऑर्गेनाइजेशन को हमारे वजूद में लाया गया है और ये ऑर्गेनाइजेशन NIA की तर्ज पर काम करेगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA के कयाम को मंजूरी दे दी है।
और ये मंजूरी जब मिली है तो इसके सामने जो नक्शा रखा गया है वो कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA का रखा गया है, और जो इख्तियारात SIA को दिए गए हैं वो ये होंगे कि वो FIR दर्ज करवा सकते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, और ये जो नई बॉडी जो मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस को हैंडल करेगी, SIA जो हैंडल करेगी, इनको खुसूसी इख्तियारात भी दिए गए हैं। CID, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर और काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू जो है वो पुलिस स्टेशन जो बनाए गए हैं वहां पर ये FIR जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। हेड जो होंगे CID विंग के वो एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर SIA होंगे, यानी जो डायरेक्टर की तैनाती वहां पर होगी वो CID डिपार्टमेंट से ही होगी, और इस SIA के अंदर काम करने वाले मुलाजमीन को बेसिक सैलरी से 25% बेसिक सैलरी से इजाफा पैसा भी मिल सकता है जिन्हें वहां पर पोस्ट किया जाएगा। एक खबर तो ये है जी। और जब ये NIA की तर्ज पर बनाया गया है और उसको हेड करेंगे डायरेक्टर, ये एक बड़ा डिसीजन माना जा रहा है कि जो टेरर रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस है उसको कराने के हवाले से, और मेजर जो मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस होंगे वो अब SIA को सौंपे जाएंगे। यानी पुलिस को और ज्यादा हल्का कर दिया गया है, काम थोड़ा कम कर दिया गया। SIA एक और टीम बनाई गई है, SOG पहले थी जो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चलाती थी, अब SIA तहकीकाती टीम के तौर पर सामने रखी गई है, और FIR का भी इख्तियार दिया गया, और डायरेक्टर जनरल पुलिस किसी भी केस को SIA को सौंप सकता है किसी भी वक्त, ये भी इख्तियारों के अंदर जो है वो कहा गया। सीधे चलेंगे श्रीनगर। मजीद इस खबर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जब 90 का दहाई का जमाना था, मिलिटेंसी उरूज पर थी, और उसके बाद मरकज के अंदर राजेश पॉयलट साहब सामने आए और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके SOG का कयाम अमल में लाया। SOG ने अपना काम किया, एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चलाए और आज भी चला रहे हैं, और उसके बाद काफी एजेंसियां बनी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, लेकिन अब एक और एजेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर जिसका नाम SIA रख दिया गया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी के पैटर्न पर SIA काम करेगी। क्या कुछ मजीद तफसीलात आपके पास है, और इसका रद्द-ए-अमल पॉलिटिकल सर्कल्स में कैसे है? चूंकि गवर्नर साहब कल ही इसका गठन हुआ है और बाज़ाब्ता तौर पर अब ये कहा गया है कि NIA की तर्ज पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि स्टेट बेस्ड होगी, UT बेस्ड होगी, और लगता है कि पहली बार इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस तरह की बनाई गई होगी जो सोमोटो एक्शन भी ले सकती है, सोमोटो FIR भी कर सकती है। और जितने भी पुलिस स्टेशन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है उनसे ये कहा गया है, और इसमें बाज़ाब्ता उसकी गुंजाइश रखी गई है कि जब भी किसी मामले की कोई तहकीकात किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर चल रही हो और अगर उसमें कुछ मिलिटेंट से रिलेटेड कोई लिंक पाया गया तो उसी वक्त फौरन से पेशतर जो नई एजेंसी बनाई गई है, कंस्टिट्यूट की गई है, उन्हें मुत्तला करना बहुत जरूरी होगा, और उसके बाद जो सारा केस है, जो सारा मामला है, उसकी इन्वेस्टिगेशन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही करेगी। इससे जरूर दो चीजें हो सकती हैं, एक कि एक पर्टिकुलर विंग जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर ही सही, और वो एक पर्टिकुलर जो मामलात हैं मिलिटेंट से रिलेटेड उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये तो उससे काउंटर मिलिटेंसी को लेकर अगर इससे अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम इसका ये भी देखते हैं कि जो जनरल पुलिस स्टेशंस हैं उस पर कहीं ना कहीं दबाव जो है कम होगा, क्योंकि पुलिस स्टेशनों के अंदर हम अभी भी देख रहे हैं कि जितनी भी बाकी मामलात हैं उस पर तवज्जो कम रहता है, इस वजह से कि मिलिटेंट रिलेटेड केसेस को जब वहां पर एड्रेस किया जाता है तो उन पर प्रायोरिटी ज्यादा रहती है। तो इस वजह से जब वहां से केसेस उठाए गए और NIA की तरफ पर यहां पर इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसका मतलब है कि पुलिस स्टेशन पर बाकी मामला काम करने के लिए अब काफी वक्त होगा। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर ही इस तरह की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाना, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि इस पुलिस को या इस विंग को कश्मीर के अंदर न सिर्फ मिलिटेंट रिलेटेड केसेस को हल करने में ज्यादा फायदा मिलेगा, इस वजह से कि एक मैन हंट इनका अपना है जम्मू कश्मीर पुलिस का, और साथ ही साथ सोर्सेज अपने हैं, तो दिल्ली से लेकर कश्मीर तक एक फर्क जो है वो ज्यादा देखा जा सकता है। और ऐसा लगता है एक्सपर्ट से भी कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की विंग होगी ये ज्यादा इफेक्टिव होगी बनिस्बत की जो सेंट्रल एजेंसीज है, क्योंकि इनका मैन हंट, इनका नेटवर्क जमीनी स्तर पर काफी बड़ा है। SOG को बनाया गया वो फोर फ्रंट पर थी,
वो डायरेक्टली ऑपरेशंस को हैंडल कर रही थी, उनके हाथ में बंदूक थी और वो बंदूक का मुकाबला बंदूक से कर रहे थे। एसआईए को मैं मानूंगा कि ये जब इंसिडेंट्स अकर होंगे उसके बाद जो गैदरिंग इंफॉर्मेशन की गैदरिंग होगी उस पर ये कार्रवाई करेंगे, या इंटेलिजेंस के जरिए से जो खबर इनके पास आएगी ईडी और एनआईए की तरफ पर ये भी कार्रवाई करेंगे। तो क्या मैं ये मानूं कि एनआईए का काम थोड़ा सा हल्का यहां पर करने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, शायद देखिए हमें इस पस मंजर में जाना होगा कि ये चीज यहां पर खड़ी क्यों की गई है। इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो एनआईए अभी तक इफेक्टिव काम नहीं कर पाई है डिस्पाइट कि उन्होंने काफी छापामारी भी की है जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन दूसरा इसका पहलू यह भी माना जाता है कि जम्मू कश्मीर से ही इनका ताल्लुक होगा और साथ ही साथ ग्राउंड पे इनका अपना नेटवर्क होगा और मिलिटेंट रिलेटेड बिहाइंड द व्हील। एक तो हो गया कि जो मिलिटेंट ऑपरेशन में लगे हुए होते हैं और उसके बाद एसओजी उनका वहां पर ऑपरेशन के जरिए कार्रवाई करते हैं, लेकिन बिहाइंड द व्हील कहां पर यह साजिश बनती है, कहां पर प्लान्स बनते हैं, उन सारी चीजों को चेकआउट करने के लिए स्टेट बेस्ड एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाना ये एक काफी महत्वपूर्ण है, काफी अहमियत की हामिल है और ऐसे लग रहा है कि इससे पहले कि कोई मिलिटेंट सब में शामिल हो जाए। एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास ऑलरेडी सीआईके था जो हमने देखा कि वहीद परा के केस में भी काफी ज्यादा एक्टिव दिखे और भी केस में वो एक्टिव दिखे। इसके साथ साथ और भी सुराग रसा इदारे हमारे हैं स्टेट के अंदर जो अरसे दराज से काम कर रहे थे, तो उसमें और इसमें क्या फर्क हो सकता है फिर? देखिए, इन्हें कुछ इख्तियारात इजाफी दिए गए हैं। जो इससे पहले सीआईके काम कर रही थी उन्हें कोई इख्तियार नहीं था कि वो सोमोटो एफआईआर भी ले सकते हैं, इन्हें सोमोटो एफआईआर जो है दर्ज करने का भी इख्तियार होगा। और दूसरी बात, जितनी भी पुलिस स्टेशन और जम्मू कश्मीर के अंदर हैं उन्हें ये चीज अब नहीं दी गई है, बल्कि स्पेशली एक विंग बनाई गई है एनआईए की तर्ज पर, बल्कि एनआईए के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए भी उन्हें नोडल एजेंसी भी रखा गया है। तो इस तरह से नेशनल से लेकर स्टेट लेवल पर ये कोऑर्डिनेशन इन्हीं दो के दरमियान रहेगा और उसके बाद जो बाकी एजेंसीज हैं उन्हें इसमें ज्यादा मुदाखलत की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी इलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर यह है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की तर्ज पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक और कमेटी को, एक और एजेंसी को बना दिया है और वो एसआईए है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दी गई है। डायरेक्टर रैंक के अफसर इसको हेड करेंगे और वक्फे वक्फे से वहां पर अफसरों को भी दिया जाएगा। सोमोमोटो पावर्स दिए गए हैं। एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन के जो चल रहे हैं इसके अंदर जो लीड्स आती हैं उनको किस तरीके से हैंडल किया जाए, टैकल किया जाए, ऑपरेट किया जाए और उनको किस तरीके से पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, ये सभी मामले जो हैं कहा जा रहा है कि वो एसआईए के सुपुर्द कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, जो मेरे पास अब इतलात सामने आ रही है कि टेररिज्म रिलेटेड केसेस तो ये देखेंगे ही देखेंगे, उसके साथ साथ टेरर फाइनेंसिंग का जो मामला है वो काफी ज्यादा है, जिसमें फेक करेंसी नोट्स और दीगर चीजें, वो केसेस भी डायरेक्टली ये मॉनिटर करेंगे। एनडीपीसी केसेस को ये डायरेक्टली देखेंगे। किडनैपिंग के मामला, मर्डर के मामला, एटीएम बैंक रॉबरी और दीगर चीजों को भी जो लिंक किया जाता है टेरर मिलिटेंसी रिलेटेड के साथ, उनको ये बड़ी सख्ती के साथ देखेंगे। और अब मानिए कि एक और बड़ी एजेंसी बना दी गई है जिसका नाम स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दिया गया है और सबसे टॉप ऑफिशियल इसके डायरेक्टर होंगे, नीचे सबऑर्डिनेट्स होंगे और पूरा सिस्टम कौमी तहकीकाती एजेंसी की तर्ज पर चलाने की कोशिश जम्मू कश्मीर के अंदर की जाएगी। यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो एक बार आपको फिर बताएंगे कि कोरोना का कहर किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रहा है। आपको आगे बताएंगे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के अंदर तकर्रियां तैनातियां हुई है और रंधावा का बयान महंगा क्यों पड़ा। इतना ही नहीं, लद्दाख में भी कार्रवाई हुई है। क्या कुछ हुआ है, तफसील के साथ बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।